नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का। हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी नेता रेखा शर्मा 2018 से 2024 तक महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो वहीं हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें आपको कि रेखा शर्मा का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि मैदान में अकेली उम्मीदवार है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, मंत्री कृष्णलाल पवार और उन लोगों में शामिल थे। और बता दें कि जब शर्मा ने यहां हरियाणा विधानसभा सचिवालय में उपचुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा किया था, लेकिन यहां पर आज मसला में हम चर्चा करेंगे। मसला में सवाल ये कि हरियाणा में क्या है राज्यसभा उपचुनाव के समीकरण। सवाल ये भी कि क्या विपक्षी दल कांग्रेस उतारेगी अपना उम्मीदवार, और सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि सवाल यह भी है कि हरियाणा में राज्यसभा के रण में मजबूत स्थिति किसकी दिखाई दे रही है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जो है प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं रेखा शर्मा ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं अमित भाई का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं मनोहर लाल खट्टर जी का, और मैं नायब सैनी जी का जो सीएम है, हमारे यशस्वी सीएम है हरियाणा के, उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया देश की सेवा करने के लिए। मैं राजनीति में तो बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं, सबसे पहले मुझे लगता है आज महिलाएं जिस रास्ते में उनको जाना चाहिए था, आज वो रास्ता उन्होंने दिखाया है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। उनकी राह पे उनके दिशा निर्देश और माननीय नायब सिंह सैनी जी की दिशा निर्देश मैं काम करूंगी। तो बीजेपी नेता रेखा शर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और सीएम नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहे। बता दें कि कृष्णलाल पवार के विधायक बनने के बाद में सीट खाली हुई थी और ऐसे में जो है कयास कई तरीके से लगाए जा रहे थे और नाम भी सामने काफी आ रहे थे। उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आज इस पर जो है पूर्ण विराम लगा और रेखा शर्मा ने बीजेपी की तरफ से जो है नामांकन अपना दाखिल कर दिया है राज्यसभा सीट के लिए, जो कि वहां उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में जो है लगभग तय माना जा रहा है। अगर बात की जाए कि किस तरीके से जो है तय माना जा रहा है, तो जिस तरीके से बहुमत की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास में है। और विपक्ष की भूमिका में अगर बैठा हुआ जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस, वो यहां पर सवाल लगातार यही बने हुए हैं कि क्या जो है कांग्रेस अपना तरफ से भी कोई चेहरा उतार सकती है। लेकिन आज इस मसले में जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है अब आगे की समीकरण दिखाई देंगे। समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, ये भी चर्चा में आज हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा हाईकमान ने नाम तय कर दिया और जो है नामांकन भी यहां पर देखने को मिला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा नेता रेखा शर्मा बता दें कि अगस्त 2018 से 24 तक की महिला आयोग अध्यक्ष रही और इस दौरान वो कई बार बयानों को लेकर भी चर्चा में रही थी। हरियाणा में भाजपा नेता कृष्णलाल पवार के इस्तीफे के बाद में राज्यसभा की सीट खाली हुई है और जिस पर 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है।
मसला की चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ वैशाली तोमर हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। अनुसूरा जी हैं, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और कमल हंडा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है मैम आपका मसला के डिबेट में। और जो है विनय यादव जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है अपने जो है बातों को रखते हैं बखूबी। स्वागत करता हूं सभी मेहमानों का। और शुरुआत जो है वैशाली जी आप ही से करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है आपकी पार्टी की तरफ से रेखा शर्मा जी का नाम सामने आया और नामांकन दाखिल किया गया है, और उसके बाद जो हमने बाइट उनकी सुनी उसमें साफ तौर पर कहीं न कहीं उन्होंने पूरे आपके दल का शुक्रिया अदा किया है, और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने यहाँ पर दोहराई है, और महिला सशक्तिकरण को जो मजबूती मिलेगी वो यहाँ पर करने की कोशिश उन्होंने की है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है आप इस पूरे उपचुनाव को देख रही हैं कि जिस तरीके से एक सीट खाली हुई थी और उसमें बहुत सारे जो नाम थे, आखिरकार रेखा शर्मा जी के नाम के साथ में वहां पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आया। वैशाली तोमर जी। वैशाली जी आपकी वॉइस मुझे नहीं मिल पा रही है, आवाज मुझे आपकी नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अगर म्यूट है तो। वैशाली जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल सही सुनाई दे रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, अब आपकी आवाज मिल रही है। आप जो है जरा इस पर जो है प्रकाश डालें कि जिस तरीके से जो है आपके हरियाणा में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए जिस तरीके से नामांकन हुआ, और रेखा शर्मा जी ने जो है यहाँ पर हमने अभी बाइट भी सुनाई, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके के समीकरण राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, मैं सबको सादर नमस्कार करती हूँ, साथ ही अपने दर्शकों को धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ। जी, बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि बीइंग ए वुमेन मैं खुश होना चाहूंगी इस बात के लिए कि महिलाओं को हरियाणा की राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, जो 9 वर्ष आयोग की चेयरपर्सन भी रही नेशनल कमीशन बोर्ड की, और बहुत बेहतरीन से काम करती हैं। महिलाओं की सारी समस्याओं से अवगत हैं, अच्छे से बेहतर तरीके से काम करने का अनुभव है, महिलाओं को सशक्त करने का अनुभव है। और देखिए, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल में भी पहली बार महिलाओं को इतना स्थान दिया गया था, और राज्यसभा में भी उनको नॉमिनेट किया गया है। और ये बात और है, किसी को भी नॉमिनेट किया जाता, चाहे वो कोई भी होता, तो यही विषय होता कि उन्हीं को क्यों नॉमिनेट किया गया है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, और मैं खुश हूँ। बीइंग ए वुमेन भी मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ, और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से एक अच्छा फैसला लिया गया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और रेखा शर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आशा के साथ ही हरियाणा की महिलाएं और बेहतर कार्य करेंगी और बेहतर सशक्त हो पाएंगी, और इस विश्वास के साथ कि कहीं ना कहीं वो भी इतने बड़े नेतृत्व में, इतने बड़े सदन का हिस्सा कभी बन पाएंगी, इस विश्वास के साथ प्रत्येक महिला अपने आप को उसमें देखकर एक बेहतर तरीके से काम करने का अनुभव, काम करने की इच्छा, काम करने की सहमति उसके अंदर प्रेरणा जागेगी। रही बात इस फैसले की राज्यसभा में, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि फिर कमल जी कहेंगी कि कांग्रेस पर आरोप लगाए बिना नहीं रहा जाता, लेकिन अब ये जाहिर सी बात है कि काम ही ऐसा किया है कांग्रेस ने कि देखिए, अपना कैंडिडेट भी राज्यसभा में उन्होंने नहीं उतारा है, और चाहते तो उनके पास अच्छे खासे विधायक थे और अपना नॉमिनेट तो कर दे एक राज्यसभा सांसद के लिए, लेकिन उनके पास ना ही तो कैंडिडेट है उतारने के लिए, और ना ही उन्होंने इस तरह के सोचा भी कि किसी को तो इस तरह का मौका दिया जाए। तो ये एक थोड़ा सोचने वाला विषय है कि जिन विषयों पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए उन विषय पर शायद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिन चीजों पर, चलिए ठीक है, और विषय पर भी उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, अब आप देखें कि कांग्रेस में विपक्ष की बड़ी पार्टी है, तो आप बताएं गौरव जी, आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं कि विपक्ष ने राज्यसभा मेंबर के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया?
तो ये कितनी गलत बात है कि एक पार्टी जहां उम्मीद रखते हैं देश को चलाने की, देश को संभालने की, देश को निखारने की, संवारने की, तो एक राज्यसभा हरियाणा जैसे प्रदेश में उन्होंने एक कैंडिडेट भी नॉमिनेट नहीं किया। तो ये तो अब कमल जी बताएंगे कि इसका क्या आप चाहती थी कांग्रेस जो है यहाँ पर अपना नॉमिनेट करे, यहाँ पे अपने जो है जी उम्मीदवार बिल्कुल ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को आजादी होती है अपने सारे फैसले लेने की, और जनता को और सभी विधायकों को सबको आजादी होती है अपना सब चुनने की। और जब एक सही फैसला सही व्यक्ति करता है जो बड़े पद पर बैठा होता है तो उसका प्रभाव जाहिर सी बात है जनता पर पड़ता ही है। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें करना चाहिए था। अब ये उनका अपना मानना है कि उन्होंने अब तक विपक्ष का नेता भी हरियाणा में नहीं नॉमिनेट किया है, तो क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी आपसी करे है। आप देखें अभी तक हुड्डा जी ने अपना आवाज भी खाली नहीं किया है, उनको लगता है कि विपक्ष का नेता उन्हीं को चुना जाएगा। दूसरी तरफ शैलजा जी का और अन्य गुटों का आप देखेंगे आपस में इनकी बातचीत भी नहीं है, आपस में किस तरह से उनका कलह हो रहा है। तो ये सारी चीजों का प्रभाव आप देखें कहीं ना कहीं पार्टी पर पड़ेगा गौरव जी, और पड़ रहा है जिसका कारण है कि आज जो इनका गठबंधन बना वो गठबंधन के लोग ही राहुल गांधी जी को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। आप खट्टे जी को भी सुने तो उन्होंने भी यही कहा कि अपनी नियम बदलने की आवश्यकता है, कांग्रेस को दोबारा से रिकंसिडरेशन करने की आवश्यकता है, रीथिंक करने की आवश्यकता है कि किस तरह से वो हार रही है, किस तरह से कहां पर काम करने की आवश्यकता है। और आप देखिए ममता बनर्जी का भी आज किस तरह से बयान है, राम गोपाल जी का भी किस तरह से बयान है। तो जो जिस तरह से गठबंधन बना था, आज वो गठबंधन की आपसी करने और आपस में भी राहुल गांधी जी को स्वीकार नहीं रहे हैं क्योंकि सही दिशा में काम नहीं हो रहा है। एनर्जी बहुत है, जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं, और अच्छी बात है एनर्जी होना चाहिए, एनर्जेटिक है, इस बात को मैं भी मानती हूँ, लेकिन वो एनर्जी सही दिशा में नहीं लग रही है जहाँ लगनी चाहिए थी। और इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता वो जो मुद्दे उठाकर लेकर आते हैं। आप देखें गौरव जी, आप भी मेरी इस बात से सहमत करेंगे और कमल जी भी करेंगे, जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी को डूबते हुए नहीं देखना चाहेंगी। और बीइंग ए प्रवक्ता उनको एक अच्छा, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा सलाह भी उनको देंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पार्टी की खामियां होती है, कमी होती है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि उन मसलों पर, उन बातों पर बात की जाए, उन मुद्दों पर बात की जाए और उस पर बेहतरी से कुछ निकल पाए। तो ऐसा भी हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए कि अपनी पार्टी की बेहतरी के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। आप देखें कि अगर वो इतनी एनर्जी अपने अडानी जैसे मुद्दे और दूसरे मुद्दे जरूरी हैं, ठीक है, सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, लेकिन आप उनकी कुछ हरकतें देखें, कभी संसद में पार्लियामेंट चलती रहती है, सब उनकी बातों का जवाब देते रहते हैं, वो सो जाते हैं। उसके बाद जो चीजें होनी चाहिए उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए आप हरियाणा में सरकार चली गई, हरियाणा से तो वो जा ही चुके हैं। अब आप बताएं, इस तरह से उन्होंने जगदीप धनखड़ जी के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, चलिए ठीक है, लोकतंत्र है, करना चाहिए, अपने मन की इच्छा, अपना जो भी विरोध है, जो मन में अविश्वास है, वो जरूर कहना चाहिए, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि बहुमत में कौन है, क्या इसका कुछ फायदा होगा। पहले भी आपने देखा कि हरियाणा में किस तरह से वो कई बार अविश्वास लेकर आए, फिर औंधे मुंह गिर गए। तो एनर्जी वहां लगानी चाहिए जहां पर कुछ फायदा हो। बेकार में मीडिया के लिए मुद्दा बनकर उससे कुछ भी लाभ तो नहीं होने वाला। अगर लाभ होता तो ये जो पुराने चुनाव आप गए तो देखें उसमें अच्छे रिजल्ट आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर उन चीजों से जो हम काम कर रहे हैं उन चीजों से कुछ अच्छा नहीं निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। गौरव क्या मुझे सुन रहे हैं जी? तो बस मेरा तो ये सुझाव है और ये सलाह भी है। मैं राहुल गांधी जी को भी कहूंगी, माने अपने विपक्ष के नेता जी को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि दूसरी तरफ भी थोड़ा सोचें, दूसरी तरफ भी थोड़ा विचार करें। वैशाली जी मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल जो है कमल हरना जी जो है इंतजार करेंगे। कमल जी से भी मैं यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। कमल जी क्या कहना चाहेंगी जो है आज के पूरे मसले पर, जिस तरीके से आपने देखा कि राज्यसभा के लिए नामांकन हो गया है और ऐसे में जो है उपचुनाव के लिए तैयारियां अभी तेज हैं, और ऐसे में वैशाली जी कह रही हैं कि आपको अपनी पार्टी की तरफ से जो है कोई कैंडिडेट उतारना चाहिए था, आप अच्छी भूमिका में हैं, लेकिन आपने न तो कैंडिडेट उतारा, न ही आपका नेता प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर जो अभी तक चुना गया। जैसे वैशाली जी कह रही हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक आपने जो है आवास भी खाली नहीं किया गया हुड्डा जी की तरफ से। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? गौरव जी आपका नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को नमस्कार, वैशाली बहन को नमस्कार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय यादव को भी मेरा नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी सारा नमस्कार। मेरे अल्फाज में जो रंग है
मेरे अल्फाज में जो रंग है वो रंग देशभक्ति का है। मेरे अल्फाज में जो रंग है वो देशभक्ति का है। मेरे एहसासों में जो एहसास है, मेरे एहसासों में जो एहसास है वो फजा इस देश की धरती है। तो ये कितनी झूठी झूठी बातें करती हैं, कितना बरगलाती हैं, क्योंकि देश तो मोदी जी पर है, भाजपा की प्रवक्ता है तो उनको तो डिफेंड करेंगी और हमारे ऊपर तलाश करेंगी, क्योंकि इनके पास अपनी कोई विचारधारा है नहीं। इनके भी मैं सिलसिलेवार सभी बातों पर जवाब देती हूँ, जरा आराम से सुनिएगा वैशाली जी। आप भी आपने पहले तो एलओपी का कह दिया, ठीक है। एलओपी आपका कर्नाटक में 6 महीने बाद हुआ था, हमारा भी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना चिंता करने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा खड़गे जी की बात को कैसे मैनिपुलेट करके आपने बताया, जो कि आपके केंद्र का भी वही रंग है, आप लोगों पर भी वही रंग चढ़ा हुआ है कि बात को मैनिपुलेट करते हैं। जब वहां पर वो विदेश में रहते, चाहे वो येलो के प्रवक्ता ही क्यों ना हो, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मतलब राहुल जी, मतलब अंग्रेजी इतनी भी नहीं आती कि वो समझ सकें कि आई वांट टू इंक्रीज रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%। मतलब आप मैनिपुलेट करते हैं हर चीज को, ठीक है। और आपने अंतर डाले की बात कही तो आपके अनिल विज साहब की बात याद दिला दूं, जो कहते थे इतना कराया नहीं था कि किसी को जान से मारने की कोशिश की जाए। याद है आपको अनिल विज ने क्या बयान दिया था? मुझे जान से मारने की कोशिश की गई और मुझे जो है मेरे को हरवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो जो है जितवाना था पार्टी में, वेट कीजिए, मैंने आपको बड़े शांति से प्रेम से सुना, आप भी सुनिए, ठीक है। इन्होंने कहा हमने राज्यसभा का मेंबर नहीं उतारा। अरे 50 तो इनके पास तो देखिए ना, 48 सीटें जो इन्होंने डाका मार के लिए 14 लाख वोटों में घपला करके 7% वोट परसेंट बढ़ाकर कोई, और इलेक्शन कमीशन साफ मिला हुआ, वो सारी दुनिया को पता है। तो देश क्या विदेशों में भी कुछ हो रही है कि भारत का लोकतंत्र का बड़ी खराब हालत है और फेक न्यूज में नंबर 1 हो गया हमारा देश। बेचारी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लंकापति का डंका बज रहा है, ठीक है। और दावेदारी की बात, आपके भी किसी दलितों की आप बड़ी बात करते हैं। आप किसी दलित को क्यों नहीं चुना आपने, क्यों किसी ब्राह्मण को चुना आपने? आप जाति पार्टी की बात बहुत करते हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था मैं ओबीसी समाज हूं इसलिए मुझे वोट दिया जाए। तो बैकवर्ड क्लास से किसी को उतार देते, किसी दलित को उतार देते। रेखा शर्मा ही क्यों चुनी आपने, ठीक है। आपके तो दावेदार और भी थे, सुनीता दुग्गल, बनवारी लाल साहब और एक आपके कुलदीप कुलदीप भी इंतजार कर रहे थे। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको शायद पता नहीं है। दूसरा, ये मैंने कहा कि ये किसी को भी खड़ा करेंगे, वो बिना जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। इनमें वोटिंग नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, सीधा ठप्पा लग जाएगा प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री अमित शाह का। मजाल नहीं किसी की कोई उनके सामने क्यों भी कर जाए कि आज इसको नहीं, इसको बनाना चाहिए, डिजर्विंग पर्सन है। आपने कहा हमें अपना नहीं उतारा कैंडिडेट, औपचारिकता निभाने के लिए हम नहीं बैठे हैं कि हम खाली फॉर्मेलिटी फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। आपके पास 50 है ना, 48 आपके हो गए, 2 इनेलो के हो गए, 2-3 निर्दलीय हो गए, तो संख्या तो आपके पास है, आप ही कर सकते हैं ना। पहले भी आप ही ने किया, किरण चौधरी को जो बरगवां से लालच, उसको भी था, आपको भी था कि कोई आ जाए कांग्रेस से, क्योंकि आपके पास अपने चेहरे नहीं थे कि जिसको आप भेज पाते, कोई एक्सपीरियंस फेस होता आपके पास कि जिसको आप वहां पर भेज पाते राज्यसभा में। दूसरी बात, अब मैं ये तो हो गई बात फिर राज्यसभा की, जो मैंने इनको जवाब दे दिया। मैनिपुलेटिव तो ये है ही है, मैंने बताया खड़गे की बात को कैसे घुमा फिरा के मैंने बताया। और हमें सलाह देने की बजाय अपने प्रधानमंत्री को, अपने आका को अब सलाह दीजिए कि हिम्मत है, मैं चुनौती देती हूँ आपको चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के इमीडिएटली काउंटिंग शुरू करवाएं बैलेट पेपर से। ये वही प्रधानमंत्री है ना जो सीएम हुआ करते थे गुजरात के, और कहते थे कि जी बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। पढ़े लिखे देशों में आज भी बैलेट पेपर से वोट होता है, लोग नाम पढ़कर देखकर उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं। देखिए तो एसकेएम की वीडियो है, देख लीजिएगा, नहीं होगी तो कहेंगे मैं भेजूंगी आपको। 120 देश जो कि हमसे ज्यादा कितने एडवांस है, कितने ज्यादा तरक्की याफ्ता है, मतलब कम से कम 1000 गुना हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होंगे। 120 देशों ने उसको भी जो है बैन कर दिया, ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं करता। और दूसरी बात आपने राज्यसभा की कही, राज्यसभा की बात अभी मैं आपको जवाब दे दूं, ये कौन सी बात है, ऐसा कौन सा जुड़ा, ऐसा कौन सा काला सच है, ऐसा कौन सी बेईमानी है मोदी जी की और शाह की कि अडानी पर चर्चा नहीं होगी। उधर से जो बना दिए गए उपराष्ट्रपति जिनको बंगाल में भेजा था सरकार तोड़ने के लिए, वहां पर गवर्नर बनाकर भेजा था आपने, लेकिन वहां सफल नहीं हुए, उनको राष्ट्रपति आपने बना दिया। या नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नहीं इस पर चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी चर्चा भाई, क्यों आप अडानी की चर्चा से भागना चाहते हैं, इसका जवाब मुझे आप दें, पहली बात। और ये भी तो एक डंका बज रहा है ना हमारे देश का, प्रधानमंत्री को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने धमकी दे दी,
और अडानी के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। और अभी भी कोई खबर है कुछ जॉर्ज सोरोस को लेकर, वो जब उसकी बारी आएगी वो भी डिटेल में बताऊंगी कि आप लोग कितनी मक्कारी करते हैं, कितना आप झूठ फैलाते हैं। मीडिया को मैं देख ही रही हूँ कितने सालों से, 2014 से बाद के बाद किसी मीडिया में रीढ़ की हड्डी नहीं है जो सत्ता से सवाल पूछे, जो 2014 तक पूछा जाता था जब तक कांग्रेस की सरकार थी। और मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, वो ये कि आपने जो किसानों की बात कर ली, जब राज्यसभा की बात नहीं होगी खत्म, इसके ऊपर मैंने अपना दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, अब मैं बात करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री और मैं जो है बाकी मेहमानों से ले लेता हूँ, मैं उसके बाद आ रहा हूँ, आप जो कंप्लीट कर लीजिएगा। जी कंप्लीट कीजिए। कुछ नहीं आए और कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती से वहां से ये बीमा साथी योजना शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। भैया फिर सारी पुरानी जो गीता है महाभारत की है, महाभारत सब फाड़नी पड़ेंगी, कितने करोड़ों रुपए खर्च होंगे। फिर पानीपत को हमने कुरुक्षेत्र बना दिया। और बीमा साथी योजना भी एक घोषणा है और कुछ नहीं है जुमले के सिवा। जैसे 15 लाख जुमला था, जैसे आपकी वो 2 करोड़ नौकरियां जुमला थी, जैसे किसानों की आय करनी थी। आपने जुर्माना वसूल करके इधर के नायर सिंह सैनी ने पापड़ खरीद लिया अपने लिए और लग्जरी गाड़ी की बात कर रहे हैं। और हम पर जो है टैक्स और बढ़ाएंगे जनता पर। आपको एक बात और बता दूं, ये लोगों के शरीर से पका भी खेल देना चाहते हैं। ये भाजपा की जो वर्तमान भाजपा है कि 1500 से ऊपर का कोई कपड़ा अगर आप खरीदेंगे तो 12% जीएसटी लगेगी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कैन यू आंसर मी? कैन यू आंसर माय क्वेश्चन वैशाली जी? कि 12% कपड़ों पर एनसीईआरटी की बुक्स पर तो आपने पहले लगा दिया था। शिक्षा में तो धुर विरोधी है, फर्जी डिग्रियां लीडरशिप हैं, वो आपको भी पता है, पूरे देश को भी पता है कि आज तक कोई उनका फ्रेंड नहीं मिला उनके साथ का। ठीक है ना? ठीक है, मैं वैशाली जी से इसकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं अनुसूरा जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है वैशाली जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुसूरा जी और विनय यादव जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं वापस लौट के आऊंगा। लेकिन अनुज जी क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया पहली सबसे पहले? अनुज जी आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, शायद म्यूट है आपकी तरफ से, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनुज जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी वॉइस मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, वो दुरुस्त कराकर जो मैं आपके पास आता हूं। विनय जी आपकी तरफ से मैं प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स चाहूंगा कि जिस तरीके से दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना आपने जिस तरीके से, और जो है आज देखा कि रेखा शर्मा जी ने जो है नामांकन दाखिल कर दिया है, और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे राज्य सभा के चुनाव को लेकर? जी आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी पिछले लगभग आधे घंटे से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ, क्योंकि वैशाली जी जिस तरह से कांग्रेस की बड़ी चिंतित सुनाई दे रही थी और जिस तरह से वो सलाह दे रही थी कि भाई कैसे राहुल गांधी जी को करना चाहिए, कैसे वो मजबूत करें पार्टी को, तो ऐसा लगा था कि मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं को सुन रहा था। मुझे लगता कमल आना जी को थोड़ा उनके साथ सॉफ्ट होना चाहिए था, क्योंकि वो तो कांग्रेस की चिंता कर रही है भाई। तो देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं को राहुल गांधी और कांग्रेस से इतना लगाव क्यों है। जब आपको समय दिया जाता है आप गिनवाएं कि देखिए हमारा राज्यसभा में एक और मेंबर बढ़ जाएगा और आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या कानून पास होंगे, देश के लिए आप क्या करेंगे। आप सरकार में डबल इंजन की आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, तो आप बताएं कि भाई ऐसा क्या, जब अगर आप मजबूत होते हैं राज्यसभा में तो आप क्या करेंगे। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ही रोका कांग्रेस और राहुल गांधी ये सब शुरू हो गया। और अब देखिए जहां तक राज्यसभा चुनाव की बात है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इनके पास नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है, और नंबर ना हुए देखिए तब भी जीत जाएंगे। आप बताइए, अब लोकसभा में इनके पास नंबर कहां से है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव उन्होंने जीता और महाराष्ट्र का देखिए सुनामी आ गई। मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है माफी के साथ, क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, और ब्रेक से उस पार जब मैं वापस आऊंगा तो आपकी पोर्ट को जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन ब्रेक पर एक छोटा सा ब्रेक जाने से पहले सवाल लगातार यही उठा हुआ है कि जिस तरीके से राज्यसभा उपचुनाव के लिए रेखा शर्मा का नामांकन हुआ, समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर, इस पर चर्चा लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।
नमस्कार दोस्तों। आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके के विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साय में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। ब्रेक के बाद मसला में आपका स्वागत है और मसला में चर्चा राज्यसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर और नामांकन कर दिया है और उसको लेकर जो है चर्चा यहां पर लगातार जारी है। ब्रेक से पहले विनय जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जी, मैं कह रहा था, देखिए हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि भाजपा के पास नंबर है और वो तो एक महज औपचारिकता है और उनके सामने कोई इसमें कोई चैलेंज होना नहीं चाहिए। और जहां तक बात है कि अभी वैशाली जी कह रही थी कि भाई इनको उम्मीदवार उतारना चाहिए था, विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अरे भाई, कहां से विपक्ष मजबूत होगा? लोकतंत्र कहां है, आप बताइए। जिस तरह से ये देखिए किस तरह से चुनाव की तैयारी में रहते हैं। ये कहते हैं कि हम तो पूरे 5 साल हम तो चुनाव के मोड में रहते हैं। एक देखिए, ये वोट चोरी करते हैं, ये वोटर लिस्ट से वोट कटवाते हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, मीडिया में दिखाया गया है, उन वोटर से बात हुई है, उन्होंने वोटर्स को खड़ा किया है पीछे कि हमारी वोटें काटी गई हैं। एक एक विधानसभा से 11-11 हजार वोट काटी गई हैं। जिस विधानसभा में पिछली बार मार्जिन 5,000 का था, वहां से 11,000 वोट जो उनको पता है चिन्हित करके कि ये आम आदमी पार्टी के वोट उनको काट दो। तो एक तो आपने पहले ही वोट काट दिए, उसके बाद अगर आप कहीं वोटों की संख्या बढ़ जाती है। आप देखिए आजकल डिजिटल इंडिया है भाई, टेक्नोलॉजी का जमाना है और डेटा में फर्क होता है। 5 बजे कुछ और होता है, फिर 6-6%, 8-8% डेटा बढ़ जाता है। एक गांव में लोग खुद कह रहे हैं कि भैया हमने वोट नहीं दिया, फिर भी कांग्रेस को वोट नहीं मिला। और जब वो मॉक वोटिंग करना चाहते हैं ये देखने के लिए
तो उन पर FIR कर दी जाती है। तो बताइए कहाँ है लोकतंत्र? इस तरह महाराष्ट्र में सुनामी आ गई इनकी, वहां से भी ये राज्यसभा में अपने मेंबर भेज देंगे, तो कहाँ लोकतंत्र है भाई? लोकतंत्र को तो आप की तो हत्या कर रहे हैं ना आप। फिर उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी, अरे थोड़ी देर पहले मैंने सुना मुख्यमंत्री जी का बयान, मुख्यमंत्री की भाषा देखिए आप, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ कांग्रेस का तीसरा प्रवक्ता आ गया। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि मैं भी कांग्रेस का प्रवक्ता बना हुआ हूं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? राहुल बाबा, राहुल बाबा, राहुल बाबा। अरे भाई राहुल बाबा क्या होता है? आप राहुल गांधी जी बोल दीजिए, आप राहुल जी बोल दीजिए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन बोल दीजिए। छोड़िए आप, अगर कोई इनके नेताओं को या प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को सैनी बाबा बोले या नायब बाबा बोले, आप बताइए अच्छा लगेगा? तो ये तो इनके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा है। और ये बात करते हैं कि राहुल गांधी क्या करें। चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए, अरे आपके नेता तो प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं भाई, अब क्या ही बात करोगे? ठीक। और आप कहते हो कि भाई राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई गुटबाजी। अरे भाई गुटबाजी, सारे गुट तो आपने ले लिए। किरण चौधरी गुट भाजपा में शामिल, कुलदीप बिश्नोई गुट भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब तो गुटबाजी आपके यहाँ हो रही है, आपने उनको टिकट दे दिया। कुलदीप बिश्नोई जी नाराज हैं, सुनीता दुग्गल जी नाराज हैं, तो गुटबाजी तो देखिए आपके यहाँ शुरू हो गई है। तभी आपको, मुझे लगता है कि आपको, और देखिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से आते हैं उन्हीं को आप राज्यसभा भेज देते हैं। आपने किरण चौधरी को भेज दिया, वैसे आप कहते हैं भाई परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। उनकी बेटी को आपने टिकट दे दिया, वो विधायक बन गई, और आप कहते हो परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। तो भाई कहाँ है अजीत पवार जी? अब देखिए क्या मतलब हो क्या रहा देश में। मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। अजीत पवार साहब की 1000 करोड़ की जो संपत्ति जब्त की थी वो छोड़ दी भैया। अब आप बताइए क्यों? कि वॉशिंग मशीन में धुल गए, वो धुल गए वॉशिंग मशीन में। अडानी जी की बात करते हैं, ये अडानी जी 34,000 करोड़ ट्रांसमिशन चार्जेस माफ कर दिए गए, ट्रांसमिशन चार्जेस आंध्रा में, और उसके बाद अगले दिन उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो ये सरकार अडानी जी के लिए काम कर रही है, ये किसानों के लिए, गरीबों के लिए कह रही है महिला सशक्तिकरण। अरे कहाँ का महिला सशक्तिकरण भाई? प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला, मुझे बोलने में शर्म आती है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। आप सुन लेना उनका बयान, जो आप राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हो ना, आप मोदी जी के बयान सुनिए। तो आपने देखा किस तरीके से महिलाओं के साथ भी हुआ। ब्रिजभूषण शरण, ठीक है, इसका उनके बेटे को वैशाली जी ज्यादा बेहतर देंगी, लेकिन उससे पहले अनुज जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि काफी समय से जो है आपका भी इंतजार कर रही हैं। अनुज जी, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही होगी, और जो है जिस तरीके से जो है आज के जिस तरीके से नामांकन हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी, और जो हरियाणा प्रदेश को लेकर जिस तरीके से वैशाली जी ने बात की, कमल हंडा जी ने बात की, और विनय जी भी लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि विनय जी जो है यहाँ वैशाली जी को ही घेरते नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से जो है LOP हो या फिर नामांकन, किस तरीके से, चूंकि वैशाली जी कह रही है कि कांग्रेस को यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए था, ना LOP ना उम्मीदवार, किस तरीके से काम कर रही कांग्रेस, ये सवाल खड़ा कर रही है वैशाली जी। सो अनुज जी, आपका क्या टेक है? जी गौरव जी, सबसे पहले तो आपको, सभी प्रवक्ताओं को और सभी दर्शकों को नमस्कार। और अभी मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बात भाषा की कर रहे थे कि मुख्यमंत्री राहुल जी को राहुल बाबा कहते हैं, और जो कि कोई दो राय नहीं है कि वे बहुत ही अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक विरोध अलग चीज है, लेकिन भाषा और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी, हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यवहार शायद आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी की बीजेपी की कांग्रेस की प्रवक्ता का भी देखा होगा कि डिबेट में बैठती हैं, दो प्रवक्ताओं को नमस्कार करती हैं और एक प्रवक्ता को इग्नोर करती हैं। ये इनके संस्कार हैं, मोहब्बत की दुकान के संस्कार। ये मोहब्बत की दुकान के संस्कार हैं, जो कि राम राम जो दुश्मन को भी करी जाती है, वो करने में इनको दिक्कत है, मोहब्बत की दुकान को। तो भाषा संस्कार तो सबके ही डावाडोल है आज की तारीख में। कोई बात नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को बाबा कहने से कोई बाबा नहीं बन जाता, और किसी को नमस्ते, कोई किसी की नमस्ते के इंतजार में भी नहीं बैठा। खैर संस्कार पता चल जाते हैं।
उसके बाद मैं आना चाहूंगी कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया में रीढ़ की हड्डी नहीं है, और ये कई बार बोलती हैं कि मीडिया में रीढ़ की हड्डी नहीं बची। आप मीडिया में ही बैठी हैं, अगर किसी चैनल, कोई मीडिया संस्थान आपको लगता है कि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है तो आप उसको बायकॉट करिए। आपको बार बार ये जर्नल स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता कि मीडिया में रीढ़ नहीं है। प्रवक्ता के नाते हमारा काम ही मीडिया के थ्रू चलता है और मीडिया का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। अगर आपको लगता है कि मीडिया बायस है तो आप उस मीडिया का बहिष्कार करिए। आप मीडिया में बैठ के मीडिया को रोज गरियाते हैं, ये ज्यादा समझ से बाहर है मेरी ये चीज। आप बायकॉट करिए ना, ये अदाएं नहीं ना दिखाइए, बायकॉट करिए। उसके बाद मैं आना चाहूंगी कि जो भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ना लीडर ऑफ अपोजिशन दे पाई, ना इन्होंने अपना कैंडिडेट दिया राज्यसभा के लिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका इंतजार राज्य कर रहा है, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण सरकार है उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है लोकतंत्र में। और ये जो लावारिस सा लोकतंत्र अभी हरियाणा के अंदर है, जिसका कोई नेता ही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए। उसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि क्या क्वालिफिकेशन देखी गई है। हालांकि भाजपा का निजी मामला है, रेखा शर्मा जी को जो नॉमिनेट किया है भाजपा ने, लेकिन क्या क्वालिफिकेशन संघ ने या भाजपा ने देखी है, ये थोड़ा सा बताएं तो बेटर रहेगा। क्योंकि राज्यसभा के अंदर जिन लोगों को भेजा जाता है वो लोग होते हैं जो सामाजिक या किसी भी क्षेत्र में जिनका कार्य बहुत ही अच्छा रहता है। जितना मैं जानती हूँ, रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, और उनके कार्यकाल के दौरान कुकी महिलाओं पे इतना मैं कहूंगी जुल्म हुआ। और ये जो हमारी मनोनीत सदस्य बनने जा रही हैं, ये चुप थी। कोई भी इनके कार्यकाल में ऐसी अचीवमेंट नहीं थी, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद, कि इन्होंने ये पॉजिटिव स्टेप महिलाओं के लिए लिया। हालांकि मेरे लिए बड़ी गर्व की और खुशी की बात है कि हरियाणा से 2 महिलाएं राज्यसभा में, एक तो चली गई हैं किरण चौधरी जी, और दूसरी भी महिला नॉमिनेट की गई है। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है, और जो और लोग लाइन में थे वो भी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि क्या क्वालिफिकेशन देख के उनको भेजा जा रहा है। हालांकि ये इनका निजी मामला है। ठीक है। कमल जी कुछ जो है रिएक्ट करना चाह रही हैं। सबसे पहले कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, कुछ कम शब्दों में जो है रिएक्ट कीजिएगा। वैशाली जी से मुझे आप तीनों के सवालों के जवाब लेने हैं। जी कमल जी। मैं ये कह रही थी, पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने मॉक वोटिंग की जैसे बात की। आप सोचिए कितना घबरा गए। वैशाली जी आप सलाह दीजिएगा, आपको मैं एक सलाह दे रही हूँ। मॉक वोटिंग से घबरा गए, 200 लोगों पर FIR कर दिया आपने वहां पर मरकटवाड़ी गांव में। क्यों भाई? पुलिस भी धमका रही है कि भैया सारी उम्र कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। नांदेड़ में जहां पर हमारा किसी ने बताया कि लोकसभा का प्रत्याशी हमारे कांग्रेस का था, वो किसी ने कहा हार रहा है, 50,000 बंदे लेकर चौहान भी पहुंच गए। तो नहीं जीत गए, अब तो काउंटिंग करते हैं। हमारा लोकसभा का प्रत्याशी जीता, वहां पर 6 नांदेड़ की विधानसभा की सीटें आप लोग कैसे जीते? कैसे 5 सालों में जहां 5 लाख वोटर पड़े थे महाराष्ट्र में, कैसे सिर्फ 4-5 महीनों में ही 47 लाख वोटर पड़ गए? 80 लाख वोटर क्या लाइन में खड़े थे? जो आपने वोट प्रतिशत बढ़ाया 5 बजे के बाद, तो आप तो धोखेधड़ी से तो जीतते ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आप बताते हैं, उसके बाद आप चैनल पर आकर बताते कि जी कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस को ये कर दिया। आपको एक आंकड़ा और देना चाहूंगी मैं, यादव जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। 80 लाख वोट पड़े कांग्रेस को और 16 सीटें आई। उसमें से 1 लाख वोट कम पड़ा एकनाथ शिंदे को, उसकी आई 57 सीट। एक और आंकड़ा लीजिए, शरद पवार जी को पड़े, उनकी पार्टी को पड़े 72 लाख वोट, उनकी सीटें आई कितनी? 9। और जो अजीत पवार है उसको पड़े कितने? उसको 42 लाख वोट पड़े और उसकी सीटें कितनी आई? 46-47 सीटें उसकी आ गई। ये संभाल कैसे भाई? ये जादू आप कैसे कर लेते हैं? जरा ये हमें भी बता दीजिए।
क्योंकि आप एक है तो सेफ हैं, क्योंकि चाहे वो आपके मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे माधीपुरी बुश हो, अडानी हो, ईडी, इलेक्शन कमीशन, आईटी वगैरह सब मिले हुए हैं, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं। और फिर आप लोकतंत्र का हरण करते हैं, उसके बाद आप अपने आप को अच्छा बताते हैं, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, अपने आकाओं को अगर सलाह दीजिएगा। अब मैं जवाब देना चाहूंगी इनेलो की प्रवक्ता का, उसका मैं नाम भी लेना ठीक नहीं समझती, क्योंकि जिस तरीके की भाषा ये इस्तेमाल कर चुकी है, उस भाषा को मैं कभी भी वो नहीं कह सकती। अब मीडिया को मैं बिल्कुल कहूंगी, मेरे में दम है कहने का, तुम्हारे में दम नहीं है, तुमने चाटुकारिता करनी है, अपने आपको सॉफ्ट दिखाना है कि मन के अंदर कुछ और है, सामने कुछ और। कमल हांडा के मुंह में जो दिल में है वही मुंह उसके मुंह पर है। नमस्कार का मैं जवाब नहीं देती, अपने जब तक आप माफी नहीं मांगती थी, आपने वो गंदा शब्द भद्दा क्यों इस्तेमाल किया था, समझे आप? और आप इस लायक नहीं है, मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप बाकी बातों के जवाब के लायक नहीं है। हमारे तो आपने संस्कार बताया, आपके संस्कार क्या है? 5 साल जो हरियाणा की जनता प्रताड़ित होगी, उसमें आपकी कितनी बड़ी भूमिका रही, ये भी बता दीजिए। आप तो विकल्प बनने जा रहे थे विधानसभा में, क्या हुआ? 2 पर क्यों अटक गए? 1 से 2 पर आए, अब निकल डबल हो गई सीटें। बड़ी हास्यास्पद बात है भाई, 1 से 2 हुए तो मतलब आप डबल हो गए, कमाल हो गई। तो आप तो खैर एरो कि उसमें बनने लायक भी नहीं है, कि उस रेस में भी नहीं है। और कर्नाटक में इन्होंने 6 महीने बाद बनाया था अपना लोकसभा का प्रत्याशी, कर्नाटक में भाजपा ने क्यों इतना समय लिया? हमारे 2 महीने के बाद इनको आफत मच रही है, क्यों इनको बवाल? ये मुद्दा से एक्चुअली भटकाना चाहते हैं और इनका कोई काम नहीं है। और ये जो नायब बाबा ने कहा, अब मैं भी बाबा ही कहूंगी, मैं जरूर हमारे राहुल जी को बाबा कहेंगे तो कोई पप्पू कहता तो पप्पू करण तो आपकी पार्टी का होता है, क्योंकि सारा कांग्रेसी करण तो आपकी भाजपा का ही हो गया। चलिए ठीक है ना? तो भाषा। और दूसरी बात एक और बड़ी मजेदार मेरे को याद आ गई, वो मैं कहूंगी कि जैसे ही मुख्यमंत्री बने, नए दोबारा से 6 महीने तो पहले रह चुके थे, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, सारे एक्टिव मोड में, नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, एमएलए को यहाँ भेजो, वहां भेजो, उससे बात करो, उससे बात करो। और स्ट्रिक्ट न्यूज क्या चलती है चैनल पर, नायब सैनी मिल रहे लोगों से, उनकी समस्याओं का कर रहे समाधान। कौन सा समाधान कर रहे हैं भाई? पहले किसानों की बात तो सुन लो, उनको मार रहे हो, उनसे आधार कार्ड छीन लिए आपने, उनको अब उन्होंने आज वो व्रत करते वो शर्म आनी चाहिए कि अन्नदाता को व्रत रखना पड़ रहा है अपनी बातें मनवाने के लिए। आपके वादे ही ऐसे क्यों किए थे? क्यों कहा था किसानों की आय डबल करेंगे? क्यों कहा था एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे? क्यों झूठ बोलकर आए थे? 15 लाख भी किसी के खाते में नहीं आए, 2 करोड़ नौकरी तो दूर, आपने तो जो थी वो भी छीन ली। SCRN भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा आपका, आपने जो बातें नहीं आप सुनिए, SCRN भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा। बंगारू लक्ष्मण कौन था? आपकी पार्टी का पता था। 3 करोड़ कैश अटैची में लेते हुए कौन पकड़ा गया? और आप SCRN में अपनी मन मर्जी से भर्तियां दे रहे हैं, वो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है, कच्ची नौकरियां, यानी कि उसमें आपको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी पद इसलिए नहीं भर रहे हैं, गौरव जी 5 सेकंड और, आप सरकारी पद इसलिए नहीं भर रहे हैं जो 2-2.5 लाख खाली पड़े हैं, जिसको आपने आपके नायब सिंह जी ने कहा था कि हाँ उसको जल्दी भरेंगे भर्तियों को, तो उसके लिए क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए आपको सरकारी नौकरियां नहीं दे रहे, क्योंकि आपने देनी है नौकरियां गुजरातियों को और आरएसएस को। ठीक है, हो गया मैम, हो गया। वैशाली ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा मैम। जो है फिर समय कम रह जाता है, दूसरे प्रवक्ताओं को मौका नहीं मिल पाता, इस वजह से जो है वैशाली जी करके गौरव जी सबकी बातों का जवाब देना चाहूंगी, और मैंने तसल्ली से सबकी बातों को सुना है, तो मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहती हूँ। बहुत सरलता के इससे शुरू करती हूँ, और क्योंकि बाद में तो जाना ही है एग्रेशन पे, लास्ट में कांग्रेस का नंबर आना है, क्योंकि देखिए मैं पहले अनु सूरा जी का वो करती हूँ, सवाल का जवाब देती हूँ। उन्होंने राज्यसभा के जो मेंबर नॉमिनेट हुई हैं उनके लिए, गौरव जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। जी, उनकी योग्यता की बात की, तो योग्यता मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो अपने आप में इतनी योग्य है कि उन्होंने, जब उनकी एजुकेशन खत्म हुई उसके साथ ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, और वो मात्र 23-24 साल की रही होंगी जब वो यहाँ पर जिले में सचिव रही और मीडिया का दायित्व संभालती थी। ये है उनकी पॉलिटिकली जो उन्होंने काम किया है। और उसके बाद आप देखें कि 10 वर्षों से, उन्हें 9 वर्ष से ज्यादा का थोड़ा समय हुआ है जिसमें वो आयोग की, नेशनल आयोग कमीशन की अध्यक्ष रही है। ये अपने आप में इतना बड़ा मैं कहूंगी महकमा है। एक तो महिलाएं अपने आप में विशेष हैं, ईश्वर ने उन्हें विशेष बनाया है, और जब उनकी समस्या की, जब उनकी शक्ति की, उनके सशक्तिकरण की, उनके बारे में बात होती है, तो ये अपने आप में बड़ी और विशेष बात हो जाती है। और जब कोई महिलाओं के मुद्दों को संभालता है तो वो अपने आप में विशेष और बड़ा चीज हो जाती है। तो वो अपने आप में विशेष है क्योंकि उन्होंने इतने वर्ष महिलाओं की जो जनरली तौर पर समस्याएं होती हैं उन्हें बहुत करीबी से देखा है, कैसे उससे
निजात पाया जा सकता है, उसको भी बहुत करीबी से देखा है, तो वो एक बेहतर विकल्प है। देखिए, ऐसे तो किसी को भी टिकट दिया जाए तो एक अनार और 100 बीमार होते हैं, इतने लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट तो एक को ही मिलता है, और सब लोगों की इच्छा होती है कि उनको कहीं ना कहीं उनका भी समायोजन हो, तो सबका समायोजन नहीं हो पाता, और योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं सभी को समाहित कर लिया जाता है। तो ये अपना विषय है, इस पे सही तरीके से निर्णय लिया गया और सब इससे खुश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता बहुत खुशी के साथ इस निर्णय को स्वीकार कर गए। अब रही बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रवक्ता विनय जी की। विनय जी को मैं बोलना चाहूंगी, उन्होंने मेरे बीजेपी पर इतने आरोप लगाए कि यहाँ पर प्रवक्ता बैठते हैं, उन्हें ये बताना चाहिए क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी आपको, एक तो ये है कि आप अपनी पार्टी से प्रभावित हैं, और जाहिर सी बात है केजरीवाल जी से प्रभावित हैं कि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आकर कहते हैं कि मैं शराब नीति बंद करूंगा और उसको युवाओं को शराब के नशे में धकेल देते हैं। दूसरा, आप देखें पंजाब में किस तरह से किसान परेशान है, किस तरह से वो अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं नहीं बता रहे हैं, उन्हें दिल्ली जाना है, किस तरह से वहां पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से वहां के युवा नशे में डूब रहे हैं। तो कितना कथनी कर्मी में आपके अंदर है। वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, धरने पर बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद 5-5 करोड़ के सब बोर्ड लगवा लेते हैं। तो देखिए कितना अंतर है। तो जाहिर सी बात है आप भी उनसे ही प्रभावित है। वहां जो मुझसे सवाल पूछा गया मैं उसका जवाब दूंगी, मुझसे जो सवाल भी नहीं किया गया मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, जनता भी जानती है कि बीजेपी कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है, क्योंकि यही बीजेपी है जिसको जिस तरह से अर्थव्यवस्था, अगर ईवीएम का घोटाला होता, अब आप देखें, आपने भी वही रोना शुरू कर दिया राहुल गांधी जी और कांग्रेस की तरह के ईवीएम में घोटाला, तभी तो सरकार नहीं आ रही कहीं पे। झारखंड में कहां चला जाता है ईवीएम? क्या झारखंड में हम ईवीएम नहीं चेंज कर सकते? क्या हम स्मृति ईरानी जी के वहां पर ईवीएम नहीं चेंज कर सकते? यहाँ पर ये इतने मंत्री हारे, हम ईवीएम चेंज नहीं कर सकते? या आपके मुख्यमंत्री बार मुख्यमंत्री बनकर आ जाते हैं तो हम ईवीएम चेंज नहीं कर सकते? ये फालतू की बातें करना, ये बेफिजूल की बातें करना, ये जनता को पागल बनाना बस छोड़ दीजिए। अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अब इस बार दिल्ली में भी केजरीवाल जी नहीं आने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब रही बात कांग्रेस की प्रवक्ता की, कांग्रेस की प्रवक्ता, अब थोड़ा आराम से सुने, मैंने आपको बहुत आराम से सुना है, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है। आपने कही जीएसटी की बात, क्या आपने तो कपड़े पहनने लायक भी नहीं छोड़ा, बीजेपी ने तो कपड़े भी लूट लिए। अरे भाई, आपके राज में तो देखें, मैं निकाल के बैठी हूँ, आपको भेज दूंगी, ये नंबर शेयर कर देना। कांग्रेस सरकार के दौरान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में विभिन्न प्रकार के कर शामिल थे, जैसे वैट, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी आदि। इन करों की दरें अलग अलग थी, जो उत्पाद और सेवाओं के आधार पर 5% से लेकर 30% थी। 30% तक टैक्स देना पड़ता था। सबको एक कैटेगरी में दे रखा था, गरीब मर रहा था। तभी तो एक गाना बना था, बॉलीवुड को भी एक गाना बनाना, बॉलीवुड को भी महंगाई पर गाने बनाने पड़ गए थे। आप निकाल कर देखें कितने कितने गाने उन्होंने बॉलीवुड में बनाए हैं। तो ये हालात थी सरकार की आपके राज्य में। ठीक है। अनुजी के पास और मोदी जी ने उसको आकर 4 विभागों में विभाजित किया है जीएसटी को। तो आप लोगों को क्या है, यहाँ पर बैठकर वो ज्ञान देना है जो ज्ञान है ही नहीं, सिर्फ आरोप है, बेफिजूल की बातें हैं। अगर इसकी बजाय आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे, सही चीजों को एनालाइज करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि गलत पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसका अंत निश्चित है। कमल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है वैशाली जी। ओके अनुजी। अनुज जी आपकी, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, कंप्लीट कीजिए। समय मैं ये कहूंगी कि 1 घंटे की डिबेट को बर्बाद कर दिया जाता है। टॉपिक कुछ होता है, इसके अंदर मैं आपके पास आऊंगा, नौकरियां भी घुसा दी हैं। रिएक्शन ले लेता हूँ। आज का टॉपिक था राज्यसभा चुनाव, और जो नॉमिनेशन हुआ है रेखा जी का, उनके बारे में पूरा पौना घंटा हमें जानना था भाजपा प्रवक्ता से कि क्या उनके अंदर खास बात थी कि उन्होंने बताया लोगों को दरकिनार करके और उन्हें चुना गया। और बहुत कम जान पाए हम। जितना मैंने सुना कि वो मीडिया का काम देखती थी और वो महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, लेकिन महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया
कि उन्हें मनोनीत किया गया राज्यसभा के लिए। जितना मैं जानती हूँ उनके कार्यकाल में देश की महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हुए, खासकर कुकी महिलाओं के साथ मणिपुर में, और उन्होंने चूं तक नहीं करी। ये क्वालिफिकेशन है हमारी जो महिला राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई है। तो यही मेरे को जानना था, लेकिन इमेच्योरिटी देखिए प्रवक्ताओं की। डिबेट हो रही है राज्यसभा को लेके, और वहां पे कभी टैक्स स्लैब लेके आ रहे हैं, कभी SKRL लेके आ रहे हैं, तो और फिर बीच में मतलब सारी बहस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। ये कोई विनय जी फाइनल टेक की तरफ जा रहा हूँ, समय कम है। कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट लेने के लिए। विनय जी, वैशाली जी को सुना आपने? जी मैंने जो पहले भी कहा कि देखिए राज्यसभा चुनाव थोड़ा जी बिल्कुल संक्षिप्त में, मैं मैं 3 सेकंड लूंगा बस। देखिए राज्यसभा चुनाव में वैसे भी हमारी कोई भूमिका है नहीं, हमारा कोई विधायक नहीं, और नंबर भाजपा के पास है, तो ये कोई चर्चा का बहुत बड़ा विषय है नहीं। और बाकी जो अभी वैशाली जी कह रही थी कि भाई घोटाला किया, देखिए सब लोग तो जमानत पे आ गए, ईडी ने 2 साल में कोई सबूत पेश नहीं किए। ये मन गढ़ंत तथाकथित घोटाला था। अरे चंदा आप लेते हो भाई, कंपनियों से चंदा आप लेते हो और धंधा आप कंपनियों को देते हो, तो घोटाला तो आप कर रहे हो भाई। चलो एक बार मैं खत्म करता हूँ इस बात पर। जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उनकी 3 कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 60 करोड़ चंदा दिया। तो बताइए केस नड्डा जी पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे आज चंदा आप ले रहे हो और आप कह रहे हो घोटाला अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? और सारे जो भ्रष्टाचारी थे वो तो आपने भर लिए, अशोक चौहान जी, अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी, सबके केस माफ हो गए। तो भाई अब तो ईमानदारी का एक ही क्राइटेरिया है, जो भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा इसका मतलब वो ईमानदार है भाई, सीधी सी बात है। कमल जी प्रतिक्रिया देना चाह रही थी आप, जो है फाइनल कमेंट जो है आपकी तरफ से क्या रहने वाला है आज के इस पूरे मसला को? हाँ पागल हूँ, अब अपनी भाषा देखो। हाँ जी गौरव जी, मेरी बारी थी बोलने की, मैं बोलती हूँ। मैं संक्षेप में बोलिएगा, समय बिल्कुल रहा नहीं है। हमारी सरकार अपना बारिश है, ये हमारे इनका भी काम भाई है। यहाँ पे आके बड़बड़ रोज वही बड़बड़ खिचड़ी बता के चले जाते हैं। यहाँ पे चैनल का टाइम बर्बाद करते हैं और फिर मीडिया को कहते हैं कि मीडिया के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। अरे कोई कॉमन सेंस होती है, कोई डिबेट करने का तरीका होता है। एक कर प्लीज। इनको सारी चुप कराइए, मेरी मारिया बोलने की, इसको म्यूट कीजिए। निजी ना हुए। हाँ जी निजी नहीं, वो शुरू हुई थी तो मैं जवाब देना भी मेरा बनता है। निजी तौर पर जो मुझे कहती मैं क्यों नहीं है, सिर्फ बात वो है कि यही एक बैठे हो रहा है इनेलो की प्रवक्ता। सुनिए मैं बात कर रही थी, इन्होंने कहा समय कम है, समय की मर्यादा को समझे प्लीज। जो है जिसको ठीक है कमल जी कंप्लीट कीजिए। तुम्हारे पास क्या है? अरे तुम्हारे पास वैशाली जी मेरी बात नहीं, कंप्लीट 5 सेकंड वैशाली जी। मैं नहीं बोलने दूंगी। देखिए बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो विपक्ष बिल्कुल बेहतर तरीके से नहीं कर रहा है। जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, बेफिजूल की बातें कर सिर्फ और सिर्फ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का समय की पाबंदी के तहत जो है मैं आप सभी को जो इंटरप्ट कर रहा हूँ। वैशाली तोमर जी, अनुशूरा जी और कमल हांडा, विनय यादव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बिकॉज जो है हरियाणा में जिस तरीके से राज्यसभा का उपचुनाव होना है, 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है, और उसमें जो है लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जिस प्रत्याशी की रेखा शर्मा ने नामांकन किया है उनका लगभग जो है राज्यसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी 20 दिसंबर को चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।